आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो रीट प्रथम लेवल जो भर्ती है उसके अंदर जो क्या इंफॉर्मेशन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो तथ्य के साथ बताई जाएगी। जो क्या तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। मैं तमाम बिंदुओं को अभी मैं बता देता हूं, एक एक बिंदु को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। जो रीट लेवल 1 है उसमें 2 पेपर होंगे या नहीं, इस बिंदु पर चर्चा की जाएगी। अभी यदि इसमें 2 पेपर होंगे तो क्या कोई कानूनी अड़चन पैदा होगी, क्या इस भर्ती में वास्तव में कोई विसंगतियां हैं जो सरकार को दूर करनी चाहिए। जो नंबर 4 पॉइंट है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस सरकार ने क्या कहा था, जब रीट लेवल प्रथम का जब 2018 का मैटर जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस समय कांग्रेस सरकार ने क्या कहा था, उस पर भी बात की जाएगी। नंबर 5 पर जो बात की जाएगी, जब मैटर कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन को जब लेकर के चल रहा था, छात्रों ने कोर्ट में क्या दलील दी थी और कांग्रेस सरकार ने क्या दलील दी थी। इसकी मैं ये भी बात कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस भर्ती को असलियत में कौन अटकाना चाहता है, इसमें क्या राजनीति रची जा रही है, कौन राजनीति पार्टी है, कौन ऐसे संगठन है जो इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं, इस भर्ती को पूरा नहीं होने देने चाहते, कौन इसमें अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है। इस भर्ती में ये भी मैं चर्चा करना चाहूंगा, यदि ये 2 पेपर होते हैं इस भर्ती के अंदर तो इसमें कितने साल पूरे होने में लग जाएंगे और कैसे इस भर्ती में प्रॉब्लम आएंगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपको कांग्रेस सरकार ने जब आपका पहले जो भर्तियां रीट से हुई तो आपको पता है कि आपको मालूम होगा कि आपका स्कोर इंप्रूव करने की जो एक अवसर अपॉर्चुनिटी दी जाती थी वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कैसे आपको स्कोर इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसमें जो एक बेरोजगार जो संगठन है एकीकृत, उसके नेताजी जो उपेंद्र यादव हैं उनका क्या रोल है उस पर भी चर्चा की जाएगी। आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही मैं तथ्य के साथ एक एक पॉइंट पर आई विल डिस्कस ऑन ऑल फैक्ट्स, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, और कौन इसमें जो पॉलिटिक्स का जो गेम है वो प्ले कर रहा है उस पर भी मैं बताऊंगा। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्या राजनीति रची जा रही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी। मैं इस चीज में बताना चाहूंगा, मैं फर्स्टली आपको मेरे पास से कल ही एक छात्र जो पिछली रीट लेवल 2017 की जो 18 की जो भर्ती हुई थी, फरवरी 2018 में आयोजित हुई थी, उसमें कुछ छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा था। वो कल मेरे पास फाइल लेकर के आए कोर्ट में, क्या उन्होंने दलील दी, कांग्रेस सरकार ने क्या दलील दी। उन काफी लंबा चौड़ा उनका मैटर था, बहुत बड़ी मोटी फाइलें हैं। उन फाइलों को मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम रीड किया जाए कि क्या मैटर लिखा गया है, क्या कांग्रेस सरकार ने दलील दी है, क्या उनकी मांगे थी। हाँ, हालांकि मैंने इस रीट लेवल में जो क्या चीजें हुई है इस पर मैंने आरटीआई के तौर पर मैंने बहुत बड़ा काम किया है। इस मैटर से मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। क्या इसमें घोटाला हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ, किसकी राजनीतियां थी, वो तमाम चीजें मैंने बात करने की कोशिश की है। चलो आइए अब अपन मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या मुद्दा इसमें है। जब आपको मालूम होगा, जब इसमें पहले बिंदु पर अपन बात करते हैं रीट लेवल 1 में 2 पेपर होंगे या नहीं। देखिए, अभी जो कांग्रेस सरकार की हमेशा से नीति रही है कि बीजेपी सरकार का जो नियम है उसको बदलना चाहिए और अपना नियम बनाना चाहिए, जो अपनी नीतियां चल रही हैं, ताकि कांग्रेस बीजेपी की पटरी पर नहीं चलनी चाहिए, वो कितनी भी सही हो या गलत हो, ये इनकी पॉलिटिक्स है। मेरा ये मानना है कि इसमें 2 पेपर होंगे तो सबसे बड़ा गलत होगा। जिन छात्रों के साथ गलत होगा, जिन छात्रों ने पहली बार रीट 2017 का पेपर दिया था और उनको कोर्ट में कहा गया था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक आपको अवसर और देंगे, आप इसमें कोई बाध्यता नहीं, आप कितनी भी रीट दे सकते हैं, तो आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने का मौका मिलेगा और आप भी बाद में नौकरी लग सकते हैं स्कोर इंप्रूव करके। क्या उनको नौकरी मिलेगी? क्या उनको अपॉर्चुनिटी, स्कोर इंप्रूव करने का मौका तो मिला, उस स्कोर का क्या वो अचार डालेंगे, क्या करेंगे जब वो एक क्वालिफाइंग नेचर बन जाएगा। नंबर 2 बात इस पर मैं जो बात करना चाहूंगा, इसमें कानूनी अड़चन जरूर पैदा होगी। ये भर्ती यदि 2 पेपर करवाए जाते हैं रीट प्रथम लेवल में, मैं रीट सेकंड लेवल पर बात नहीं करना चाहता, उसमें बीएड का स्कोर कितना जोड़ा जा रहा है, उसमें क्या अड़चने हैं,
उसमें 2 पेपर भले ही करवाए, उसका कोई रोल ही नहीं है, मैटर अलग है। यदि इसमें 2 पेपर करवाए जाते हैं तो कानूनी अड़चनें पैदा होंगी। वो कैसे होंगी मैं भी आपको बताऊंगा। श्योर भर्ती कोर्ट में जाएगी। इसमें विसंगतियों पर बात की जाती है। जो विसंगतियां थी और छात्र कोर्ट में गए थे, उसके बाद सब विसंगतियां क्लियर हो गई। इस भर्ती में कोई विसंगति नहीं है। एक पेपर के जरिए यदि ये भर्ती करवाई जाती है रीट प्रथम लेवल की, तो इसमें किसी प्रकार की भी कोई विसंगति नहीं है। बाद में जब विसंगति नहीं है तो इसमें दूसरा पेपर करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों करवाया जा रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार ने क्या कहा था वो अभी अपन चर्चा करेंगे। और जब ये आपको मैं फैसले बता देता हूं, जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर लगा था, या हाईकोर्ट सिंगल बेंच में जब मैटर लगा था, तो सिंगल बेंच का जब जजमेंट आया तो छात्रों का कहना था कि हमारे आर्गुमेंट्स, हमारे जो जजमेंट का उनको कंसीडर नहीं किया गया, हमारी प्रेयर को कंसीडर नहीं किया गया और एक पक्षीय फैसला दे दिया गया। तो डबल बेंच में गए छात्र असंतुष्ट थे कोर्ट के जजमेंट से। उस समय तक भाजपा सरकार का रोल था सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट लाकर के अपनी पैरवी करवाई थी। उसके बाद जब डबल बेंच में गए वहां से स्टे लगा, तो स्टे लगने के बाद छात्रों की क्या मांग थी वो मैं अभी चर्चा करना चाहूंगा। कैसे इसमें कानूनी अड़चन पैदा होगी, कैसे इसमें 2 पेपर सही है या नहीं, मैं उसी बात पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो हाईकोर्ट के अंदर डबल बेंच में जो एडवोकेट जनरल साहब मिस्टर MS सिंघवी कांग्रेस गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या कहा था। जो स्पेशल जो SAW 13/22/2018 याचिका संख्या है और 2018 महेंद्र जाटोलिया के नाम से जो याचिका लगी थी, उसमें जजमेंट के 53 नंबर पेज पर क्या लिखा गया आप देखिएगा। जो लिखा गया है मिस्टर MS सिंघवी, मैं उस बात को कोट करना चाहूंगा। कांग्रेस सरकार ने क्या दलील दी थी 2 पेपर को लेकर के, जब छात्रों ने कोर्ट में कहा था कि या तो आप इसमें BSTC या 12th का वेटेज जोड़ दीजिए। दूसरी उन्होंने कही कि यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप इस चीज में एक नया पेपर करवा दीजिए टीचर पोस्ट के लिए। उस दोनों बिंदुओं पर सरकार ने क्या कहा था। छात्रों ने यह भी कहा था कि NCTE की गाइडलाइन है कि उसमें जो पूरा प्रोसीजर है वो आप रिट के बेसिस पर सिलेक्शन प्रक्रिया नहीं कर सकते, आप कुछ रिट का वेटेज जोड़ सकते हैं। उस बिंदु पर कांग्रेस सरकार ने क्या कहा था मैं आप बात करना चाहूँ। अब ये भर्ती है जो रिट लेवल 2018 की, ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा सरकार के वर्तमान की थी, क्योंकि इसमें कांग्रेस सरकार का भी अपने तथ्य, अपने व्यू, अपने विचार, अपने कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तमाम चीजें वहां कही गई। इसमें कांग्रेस सरकार का भी रोल है, उनका क्या मानना था, उनकी क्या पॉलिसी थी, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उनके नियम, उनकी सोच क्या कहती है, वो इसमें कांग्रेस सरकार का भी रोल है। मैं उस बात को कोट करना चाहूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, आप उसको एक ही बात समझने की कोशिश कीजिएगा। Mr. MS Singhvi, the Land Advocate General, submitted that claim of the writ petitioners regarding equalization and standardization of the marks of the writ examination 2011, 12, 15, 17 and also their demand for the grant of weightage to the marks of qualifying examination of senior secondary and BSTC and for holding written examination for selection 1 the post of teacher grade 3rd level 1 is wholly untenable। ये राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल मिस्टर MS सिंघवी ने कहा है। लास्ट में जो वर्ड लिखा है, जो वेटेज और उसके साथ एक जो टीचर लेवल की पोस्ट के लिए जो एग्जाम करवाना, ये जो 2 बिंदु याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो मांगा गया है, इज होली अनटेनिएबल। अनटेनिएबल का आपको मालूम है उनका क्या कहना है, आप गूगल पर इसका अर्थ डिस्कस कीजिए। और इस पैराग्राफ का यदि किसी को ट्रांसलेट करना हो, हाईकोर्ट का जजमेंट डाउनलोड करके उसकी कॉपी पेस्ट करके गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए, इसका अर्थ क्या है, आप यदि इंग्लिश थोड़ी समझ में कम आ रही हो। उनका कहना है कि जो एक रिट में जो BSTC या 12th के परसेंटेज ऐड करना, कुछ उनका वेटेज जोड़ना या एक और पेपर करवाना, ये फुल्ली तरीके से हम असमर्थनीय है, इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार का यह कहना है कि टीचर लेवल 1 जो रिट प्रथम लेवल 1 के लिए जो
एक और एग्जाम करवाना उस टीचर पोस्ट के लिए, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं आप देखिए, जो सरकार कहती है कि ये भी कहा गया है, इट इज आर्ग्यूड दैट द क्राइटेरिया लेट डाउन बाय द रेस्पोंडेंट स्टेट रेस्पोंडेंट है इज फुल्ली जस्टिफाइड इन द व्यू ऑफ गाइडलाइंस ऑफ द एनसीटी कंटेंट इन द नोटिफिकेशन डेटेड 11/2/2011 which permit a candidate to appear in the teacher eligibility test for the purpose of improving their rank या score। ये बात उन्होंने कही है, क्या कहा गया है, फुल्ली जस्टिफाइड है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो एनसीटी ने जो गाइडलाइंस जो जारी की थी 11/2/2011 को, उस क्राइटेरिया पर कांग्रेस सरकार, स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली संतुष्ट है, किसी प्रकार की उनमें दिक्कत नहीं है। ये बात कहने के बाद मैं ये 53 नंबर पेज पर उनका लिखा गया है जजमेंट में, और उनके फाइल में यह आर्गुमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल की साहब की तरफ से पेश किया गया है। नंबर 54 नंबर पेज पर 54 नंबर पेज पर एडवोकेट जनरल साहब क्या कहते हैं, इट इज आर्ग्यूड दैट criteria prescribed in the order circular providing for preparation of the merit on the basis of marks obtained in the RTET या REET cannot be described as arbitrary। आर्बिट्रेरी का इसमें जो कहना है कि उनका ये कहना है कि जो RTET या REET के बेसिस पर जो मार्क्स की जो मेरिट बनाई जा रही है, इसका जो हमने ऑर्डर या जो सर्कुलर निकाला था, ये कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज आर्बिट्रेरी। आप उसको स्वेच्छाचारी या विवेकाधीन या एक पक्षीय अपना मनमाना सरकार का ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये छात्रों को, याचिकाकर्ताओं को कह रहा है कि ये आप ये नहीं कह सकते कि ये एक मनमाना तरीका है, ये एक स्वेच्छाचारी उनका है, एक पक्षीय मामला आर्बिट्रेरी का। आप गूगल में इसका मीनिंग देख लीजिए क्या कहना है, अब क्या कहना चाहता है। इसके बाद क्या कहता है गवर्नमेंट, व्हेन द RTET या REET इट सेल्फ इज बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम। ये खुद कह रहा है कि RTET REET एक रिटन एग्जामिनेशन है, देयर बीइंग नो एलिमेंट ऑफ इंटरव्यू इन्वॉल्व, इसमें कोई इंटरव्यू शामिल नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर ए फर्दर रिटन एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है, देयर इज नो नीड फॉर ए फर्दर रिटन एग्जामिनेशन, कोई अलग से और पेपर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात मेरी याद रखिएगा। Therefore, the criteria for preparing merit on the basis of marks obtained at the said examination notified by order dated 23/10/2017 is perfectly justified। ये बात कही है कि जो हमने 23/10/2017 को जो हमने आदेश निकाला था, उससे हम पूर्णतः जस्टिफाइड है, संतुष्ट है, किसी प्रकार की हमारे को दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, उस पर भी अभी चर्चा की जाएगी। आप चर्चा की जाएगी कि सरकार क्या कहती है। अभी एक और बात पर मैं, बहुत लंबे उनके आर्गुमेंट हैं, कुछ ही पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं कोटेड कर रहा हूं। बहुत लंबी मैटर के फाइलें हैं, बहुत उनके द्वारा आर्गुमेंट किए गए, रिप्लाई दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि The Land Advocate General submitted that REET cannot be held to be mere qualify examination। क्या कह रहे हैं, REET cannot be held to be mere qualifying examination as the marks of this examination are taken into consideration for preparing merit। सरकार हाईकोर्ट को कह रही है कि आप इसको क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं कर सकते, इससे पेपर दिया जा सकता है और इसमें आप क्वालिफाइंग नेचर नहीं कर सकते। और ये भी कह रहे हैं जो मार्क्स ऑब्टेन हुए रीट में वो यूनिफॉर्म पैटर्न में हुए हैं, जो कैंडिडेट में स्कोर इंप्रूव करने का उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे, ये भी कहा गया है। जो इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वो क्या कही गई है वो भी आप देख लीजिएगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सरकार ने कही थी कि इट इज आर्ग्यूड दैट क्लॉज 9B ऑफ द गाइडलाइंस
हैज नॉट बीन करेक्टली एनालाइज बाय द रिट पिटिशनर्स। ये कह रहे हैं कि जो एनसीटी ने गाइडलाइन जो दी थी वो रिट पिटिशनर है उसका करेक्टली एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो भोले बच्चे हैं, उनको हम समझाना चाह रहे हैं। Clause 9b nowhere prohibits the state government to prescribe the marks obtained at the RTT RET as a criteria for preparing merit. In fact, this is the implicit in Clause 11. The state government, keeping in view the objectives of TET and its rationale, has adopted TET marks as sole criteria for selection of teachers for class 1 to 5. When already this examination is being conducted by the state government functionaries, there is no point in conducting another examination for selection of teachers, which would merely result in duplication. इस लाइन को आप 58 नंबर पेज पर है जजमेंट के, आप इसको देख लीजिए। और ये बात हाई कोर्ट में सरकार के एडवोकेट जनरल ने अपने आर्गुमेंट में अपनी फाइल में कही थी। इसका मैं थोड़ा सा हिंदी में मैं बता देता हूं। सरकार कह रही है जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार के जो टेट में जो क्या ऑब्जेक्टिव है उसका मिशन है, उसके विरुद्ध तरफ से हम कहना चाहते हैं कि जो टेट का जो हमने प्रोसीजर को जो लिया है उसमें जो 16 क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5, मतलब जो पूरा प्रक्रिया है जो चयन करने की अध्यापक की 1 से 5वीं तक के, इसके लिए एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम ले ली गई है। तो इसमें देयर इज नो पॉइंट इन कंडक्टिंग अनदर एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। कोई ऐसा बिंदु नहीं है इस टीचर पोस्ट के लिए हम अलग से कोई एक और एग्जाम लें, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई बिंदु नहीं है, इसमें हम सहमत नहीं है। ये भी कह रहे हैं ये क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या लिखते हैं आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। विच वुड मेयरली रिजल्ट इन डुप्लीकेशन, आप इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि यदि हम एक और एग्जाम लेते हैं उसके बेसिस पर हम सिलेक्शन करते हैं, वो एक डुप्लीकेशन प्रक्रिया है। मतलब आप डुप्लीकेट जानते हैं ना, उसी परिणाम की एक नकल करने का तरीका है। ये एक स्टेटमेंट है उनके ही कि जो वो आया सेम पेपर का पैटर्न हुआ, थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंजेस किया और वही गणित पूछी हमने, वही अंग्रेजी पूछी, वही हिंदी पूछी, वही हमने जीके पूछा, वही हमने पर्यावरण अध्ययन पूछा, वही तमाम चीजें पूछी, थोड़ा बहुत 10% हमने हेर फेर किया और वही रिजल्ट निकाले। उसमें डुप्लीकेशन करने में कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो डुप्लीकेशन का हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल साहब ने यह भी कहा था ओरली मौखिक रूप से कि एक और परीक्षा करवा करके अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं है। एक समय बर्बाद करना, एक पैसे की फिजूली खर्च करना है एक और पेपर करवा करके। मैं वो तमाम चीजें मैंने आपको हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल साहब ने अपने आर्गुमेंट में क्या कहा मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी आप पे बहुत लंबा मैटर है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कहा गया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने इस बिंदु के अंदर देखा कि क्या कहा गया है। अब अपन मैंने हाईकोर्ट में सरकार ने क्या कहा, आप इस जजमेंट के जो 53 से 58 पेज तक आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें कांग्रेस सरकार के एडवोकेट जनरल साहब ने क्या कहा है। अब मैं बात आऊंगा अपने बिंदु पर कि 2 पेपर होंगे या नहीं। ये कांग्रेस सरकार 2 पेपर करवाने की क्यों सोच रही है। कांग्रेस सरकार खुद हाईकोर्ट में कह रही है कि एक और पेपर करवाना एक उसका डुप्लीकेशन है, पैसा फिजूली खर्च करना है। यह भी कहा है कि हम एक और पेपर करवाने के संबंध में हम असहमत हैं, हमारा समर्थन नहीं है, असमर्थनीय है, हम अनटीनेबल हैं उस चीज के रिगार्डिंग। उन्होंने ये भी कहा है कि जो रीट के बेसिस पर जो हम भर्ती करवा रहे हैं, अभी इस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, वो एक मनमाने तरीका नहीं है, एक पक्षी फैसला नहीं है, ये कोई स्वेच्छाचारी हमारा फैसला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि एक लॉ के अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल तरीके से एक कमेटी से गठित करके एक्सपर्ट से चर्चा करके और एक लीगल डिपार्टमेंट से चर्चा किया हुआ
ये रिपोर्ट, ये फैसला है, हम कोई ऐसा नहीं करवा रहे हैं। और ये उनका ये कहना है कि बहुत ही सही तरीका है, एक और पेपर करवाना, डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होगी, उसमें फिजूल खर्चा होगा, समय बर्बाद होगा, उसमें कोई एक और पेपर करवाने का कोई बिंदु नहीं है। मैंने वो तमाम चीजें एडवोकेट जनरल साहब ने कही है, वो मैंने बातें बताई है। आपको मालूम है कि एडवोकेट जनरल साहब ने शिक्षा मंत्री जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब के कहे बिना तो उन्होंने वहां पर आर्गुमेंट लिखे नहीं, उनसे चर्चा तो की है। रिट जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, बीकानेर निर्देशालय के जो अधिकारी हैं, उनसे चर्चा किए बगैर तो उन्होंने आर्गुमेंट में लिखा नहीं, अपने मनमर्जी तरीके से तो लिखा नहीं। उनको आगे से जैसे ऑर्डर आया वो वैसी बात उन्होंने रखने की कोशिश की है। तो आज ये 2 पॉइंट पर यदि 2 पेपर करवाए जाते हैं, आज इनको उसमें कैसे असमर्थनीय पॉइंट नजर नहीं आ रहा, आज उनको कैसे इसमें खामियां नजर नहीं आ रही, कैसे उनको लग रहा है कि अभी जो आप लोगों को मालूम होगा कि 11 जून को मीटिंग हुई थी, उसमें उनको शिक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिया कि एक और पेपर करवाया जाए तो उसमें कुछ डीमेरिट और मेरिट बताया जाए, रिट में क्या ओनली रिट से लिया जाए तो उसमें क्या मेरिट और डीमेरिट है बताया जाए। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से, जब छात्र आपके पास गए थे कि सर इसमें बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, गलती हुई है, तो आपको उस समय इसमें कोई विसंगतियां नजर नहीं आई थी? क्या इसमें उस समय आपको डीमेरिट नहीं आई? जब हाईकोर्ट में आपके एडवोकेट और आप लोग गए, उनको निर्देश देकर के हाईकोर्ट के अंदर पैरवी करवाई थी, एडवोकेट जनरल साहब से उनको निर्देश दिए थे ये मैटर है, कोई दिक्कत नहीं, उस समय आपको इसमें ओनली रिट के पेपर में आपको इसमें कोई किसी प्रकार की डीमेरिट नजर नहीं आई? आज आपके अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को, आज मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को इसमें डीमेरिट नजर आ रही है ओनली रिट के पेपर पर। अन्य पेपर क्यों करवाना चाहते? आप बिना पैंदे के लोटे की सरकार मत बनिएगा। आप इसमें ये बात खुले मन से मैं आज कहना चाहता हूं, इस भर्ती को अटकाना कौन चाहता है? ये कांग्रेस सरकार भी चाहती है कि ये भर्ती 5 साल ऐसे ही अटके, ये अटक जाएगी, बट आपका दोबारा फ्यूचर इसमें राजस्थान सरकार में दोबारा नई सरकार आएगी, आपकी कांग्रेस सरकार की उम्मीदें मत जगाना। जो हमेशा से होता है 5 साल बीजेपी, 5 साल राजस्थान कांग्रेस सरकार, वही आती रहेगी, आप अपनी उम्मीद मत रखिएगा। आपको उस समय बीजेपी की पटरी पर चली हुई पटरी पर आपको दिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये जो उस समय जो बिल्कुल भी इसमें कानूनी अड़चन होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में मैं आज खुले मन से कह रहा हूं, कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। वही 2 लाख छात्र जो छात्रों में से जो इस न्याय के लिए जो सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो ये छात्र दोबारा कोर्ट जाएंगे, वो कहेंगे कि आप ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना करके गवर्नमेंट की पॉलिसी पर इन बेरोजगारों के साथ ये क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? उन बेरोजगारों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ऐसी क्या पॉलिसी है जो आपको बार बार बदलनी जा रही है? आप तो एक बार जाकर के 1 साल पहले कोर्ट में जाके कहते हैं कि इसमें कोई नया पेपर करवाने में फायदा नहीं है, फिजूल खर्ची है, समय बर्बाद करना है, पैसा बर्बाद करना है, कोई मतलब नहीं है, ये बहुत सही प्रक्रिया है। तो आज आपको इसमें क्या, इसमें मेरिट नजर आने लगी है एक और पेपर करवाने? क्यों इन बेरोजगारों की आप इनकी पीड़ाओं को समझ नहीं रहे? क्यों भर्तियों को कोर्ट में अटकाना चाहते हैं? क्यों इनका समय बर्बाद करना चाहते हैं? आप 2 महीने पहले एक और पेपर करवाने की प्रक्रिया ला रहे हैं। छात्र जो लाखों में छात्र हैं जो 1 साल से उस रिट के अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और अपनी कोचिंगों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये बात आपको पहले भी क्लियर कर देना चाहिए था। जब आपके मन में ये सही नहीं थी तो आप कोर्ट में जाकर के कैसे ये बातें कही? बिना पेंदे के लोटे मत बनिए, आप अपना पॉइंट रखिए, ग्राउंड रखिए, अपनी बात पर अटल रहिए। जो बात कही है वो बात आपने कोई फैक्ट के जरिए कही है। ये नहीं है कि आपने कुछ भी कह दिया, पहले कुछ कहा आज कुछ कहा। ये बयानबाजी नहीं है, ये रिटर्न में हाईकोर्ट के अंदर इस गवर्नमेंट का कहा हुआ। यदि इसमें 2 पेपर का फैसला कर लेती है कांग्रेस गवर्नमेंट, हाईकोर्ट में रिट दायर की जाएगी। ऐसी क्या रिक्रूटमेंट की पॉलिसी? सरकार जब चाहे तब कठपुतली का खेल खेलने लग जाए, छात्रों को नचाने लग जाए, ऐसा क्या खेल है इसमें? पूछा जाएगा कि अब उन छात्रों को जो क्या होगा जब हाईकोर्ट में कांग्रेस सरकार ने जाके कहा था कि हम इनका स्कोर इंप्रूव करने का एक मौका और देंगे। इनके पास बहुत मौके हैं, इंप्रूव कर लेंगे। बेचारा 2011, 12, 15 वालों का आगे मौका नहीं है, उनका वैलिडिटी है वो एक्सपायर होने जा रहे हैं, इनके पास आगे और अपॉर्चुनिटी है। आज उनकी अपॉर्चुनिटी कहाँ है? कांग्रेस सरकार मुझे बताइए, कहाँ उनकी अपॉर्चुनिटी है? आप क्यों उनको गुमराह कर रहे हैं? नंबर 2 मैं बात पर आता हूं,
सरकार को वहां हाईकोर्ट में जाकर के कहा जाएगा उन छात्रों को अपॉर्चुनिटी दीजिए। नंबर 2 बात कही जाएगी कि कांग्रेस सरकार एक और पेपर करवाने में पहले अपना असमर्थ नहीं बताया, और यह भी कहा कि छात्र एनसीटी की गाइडलाइन को समझ नहीं पा रहे। छात्रों ने ये कहा था उस समय कोर्ट में कि एनसीटी की गाइडलाइन में कहा गया है कि आप रीट के बेसिस पर ओनली पर होल प्रक्रिया नहीं अपना सकते, 16 क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं कर सकते, आप उसका कुछ वेटेज जोड़ सकते। उसमें उस समय छात्रों को दलील दी कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप भोले बच्चे हैं। आज आपको समझ में आ गया कि उसमें पूरा प्रोसेस ना करके उसका कुछ वेटेज जोड़ा जाए। आज आपको उसकी एनसीटी की गाइडलाइन समझ में है, आज आप भोले बच्चे हैं, उस दिन वो भोले बच्चे थे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। मैं नंबर 2 बात पर कहना चाहूंगा कि कोर्ट से यह भी कहा जाएगा कि कुछ दिन पहले वो असमर्थ थे एक और पेपर करवाने में, फिजूल खर्ची बता रहे थे, समय बर्बादी बता रहे थे। इस फैसले को जो रीट के बेसिस पर भर्ती करवाने को वो कह रहे थे कि ये कोई स्वेच्छाचारी फैसला नहीं है, कोई इसमें हम वो भी ये भी कह रहे थे कि ये आपका मनमानी फैसला नहीं है, हमें इसके एक और पेपर करवाने असमर्थ नहीं। आज वो कैसे समर्थनीय हो गए? ऐसी क्या पॉलिसी में उनको मेरिट नजर आ गई उसमें एक और पेपर में जो उनको ये काम करना जा रहा है? ये चीज तमाम हाईकोर्ट में दलील दी जाएगी और हम हाईकोर्ट में देखेंगे कि कांग्रेस सरकार अपने बयानों पर, अपने रिटन आर्गुमेंट पर कैसे बदलती है, कैसे उन पर सफाई देती है। यदि मान सकते थे यदि पूरी भर्ती प्रक्रिया भाजपा सरकार में आ जाती तब कह देती भी कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं। कांग्रेस तो खुद ये बात कह के आई है, हम तक उन चीजों पर भी बात करेंगे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नजर, तीसरे बिंदु में मैंने विसंगति की बात कही, मैं ये कहना चाहूंगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक निपट गया, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आपको भली मानती मालूम है 60% जो 2015 के बच्चे लगे थे, ओनली 38% रिट 2017 के लगे थे। ये गैप वो जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे यदि वो एक और पेपर करवाते हैं। उन छात्रों के साथ जितना बड़ा इन्होंने धोखा किया, और इसको धोखे में करवाने वाले कौन लोग थे आप सभी को, देखने वालों को मालूम है। मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों का कमेंट है, मैं उससे पहले में एक विसंगति है। जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर निपट गया तो इस भर्ती में कहां से विसंगतियां रह गई? सब कुछ, उससे भी बड़ी कोई कोर्ट थोड़ी है। अब कहां जाएंगे छात्र उस चीज को लेकर के? कोई विसंगति नहीं है। जब कोर्ट अपने बात कह देता है तो वो सबके लिए सर्वमान्य होता है, उसमें कोई विसंगति नहीं रहती। वो जुडिशियल रिव्यू कर चुका होता है, वो एक एक पॉइंट पर कंसीडर और अपना विचार अपना देख चुका होता है, एनालिसिस कर चुका होता है, उसके बाद वो जजमेंट देता है। तो उसमें कहां से उसमें डिमेरिट उनको नजर आने लगे उस प्रोसेस में? जब सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि इस भर्ती में कोई रीट के बेसिस पर विसंगति नहीं है, तो आज उसमें कैसे विसंगति? दोनों पॉइंटों को खारिज किया गया कि ना बीएसटीसी का वेटेज जोड़ेंगे, ना इनमें हम 12वीं के परसेंटेज के मार्क्स का वेटेज जोड़ेंगे, ना हम एक और पेपर करवाएंगे। सब ये विसंगतियां, ये कोई विसंगति नहीं है, ये करवाए हम, इस भर्ती में कोई विसंगति नहीं है, ये कांग्रेस सरकार ने कहा। बाद में आज इसमें विसंगति कैसे नजर आने लगी? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, मैंने आपको तमाम चीजें, मैंने आर्गुमेंट में क्या कहा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब मैटर में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों ने क्या दलील दी, पेपर की मांग करी थी, इन्होंने क्या कहा, आपको मैंने तमाम चीजें प्रूफ के साथ बता दिया है। इस भर्ती को कौन अटकाना चाहता है, इस मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। इस भर्ती को छात्रों में ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार तो अटकाना चाहती है, सरकारों का काम तो ये आया है। बट जो नंबर 2 पॉइंट पर है, जो बेरोजगार संगठन के, जो एकीकृत बेरोजगार संगठन के जो नेता उपेंद्र यादव है, वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने में पीछे नहीं हट रहे। वो आज सरकार के गुलाम बन गए हैं और उनको सरकार है वो कठपुतली का खेल जैसे नचा रही है वैसे वो नाच रहे हैं। मैं खुलेआम मन से बोल रहा हूँ। वो बोल रहे, मैं ये पूछना चाहता हूँ उपेंद्र यादव जी से, मैं इस लाइव के इस वीडियो के माध्यम से, जब वो कोर्ट में गए थे रीट जो पटवारी का मैटर लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, क्या वो भर्ती को अटकाना चाहते थे? क्या जो जिन छात्रों का चयन हुआ था उनके समय बर्बादी करना चाहते थे? क्या बोर्ड के का समय बर्बाद करना चाहते थे कोर्ट में मामला लेकर के? वो भी अपनी मांग को लेकर के गए थे ना। क्या वो जो टेट का मैटर था 2011-12 का, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, क्या वो भर्ती को अटकाना चाहते थे? क्यों गए थे वो कोर्ट में? सब प्रक्रिया सही कर रही थी, सरकार तो सब काम सही कर रही थी, क्यों गए थे वो कोर्ट में? क्या भर्ती अटकाना चाहते थे? कोई भी छात्र अपनी मांग के लिए कोर्ट में जाता है, कोई भर्ती अटकाना नहीं चाहता है, ये बात समझ लीजिएगा। यदि कोई मैटर क्वेश्चन आंसर के मैटर को लेकर के जब कोर्ट में लगता है, जरूर उनमें खामियां होती हैं और तमाम जजमेंट हुए हैं जिनमें सरकार को उनके क्वेश्चन आंसर के मैटर में आंसर बदलने पड़े हैं, क्योंकि सरकार की और इन अधिकारियों की कूटनीतियां ऐसी हैं और मुझे नहीं लगता है इनके पास जो एक्सपर्ट बैठते हैं वो गुड जजमेंट वाले। मैं उपेंद्र यादव जी को खुलेआम चैलेंज करता हूं, मेरे पास आरटीआई के सबूत है। इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2017 प्रथम लेवल में क्या उत्तर दिए थे, कितने उसमें घोटाला, आपकी खुद की साजिश थी उसके अंदर।
कितने बार आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए उस भर्ती के अंदर कितनी बड़ी आपकी साजिश थी, आप कितना उसमें घोटाला करवाने में आप पीछे पड़े हुए थे। आप बोलते हैं कि भीड़ की बात कहते हैं, भीड़ आज आप भर्ती निकाल दीजिए, गवर्नमेंट है वो कह दीजिए कि 500 रुपए आप फॉर्म भर दीजिए और इन सभी को नौकरी दे देंगे, जो पहले फॉर्म भरेगा उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। एक तरफ दूसरे छात्र कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि इसका पेपर होना चाहिए, किस बेस पर सिलेक्शन कर लीजिए, और आप उपेंद्र यादव जी दूसरे दिन उन लोगों की भीड़ बुला लीजिए जो पहले आए, जिनको फॉर्म भरते नौकरी मिल गई। आपके पास 5000 लोगों की वैकेंसी होगी, 5000 लोगों में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्या भीड़ इकट्ठी होने से वो प्रक्रिया सही होगी? वो उन छात्रों के साथ न्याय हो रहा है? कोर्ट उसमें सरकार आपके साथ मिलकर कहती क्या वो प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? क्या वो सही है? भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ दिखाना, कि कभी ये मत सोचिएगा वो एक हम सही काम कर रहे हैं, कभी वो काम सही नहीं होता है। आप भली भांति आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। भीड़ ये एक राजनीति का जरिया होता है, भीड़ इकट्ठी करना और दिखाना, वो राजनीति करने का तरीका होता है। मैं आपके सबूत दिखाता हूँ आके, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, मेरे चेहरे में थूक दे यदि उसमें भर्ती में यदि उन्होंने आंसर देने में घोटाला नहीं किया, उन्होंने साजिश नहीं करी, सीबीआई जांच करवा लीजिए उपेंद्र यादव जी का उसमें कितना रोल था। वो रिट की जो सेक्रेटरी मेघना चौधरी जी थी, मेरे पास आरटीआई के सबूत है, जो कोर्ट से मैटर मामला निपटने के बाद तमाम सबूत आए हैं। वो छात्र जो उन ट्यूशनों का मैटर लेकर के गए थे, वो अपनी मांग लेकर के गए थे, वो किसी की भर्ती को अटकाने के लिए नहीं गए थे। हर कोई अपनी मांग लेने के लिए कोर्ट में जाता है। आज तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग में पड़े हैं। क्या वो कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए जाते हैं? और कितने ही सर्विस मैटर लगे पड़े हैं, क्या वो भर्तियां अटकाने के लिए जाते हैं? आज कृषि पर्यवेक्षक का मामला है, वो मामला आपको पता है क्वेश्चन आंसर को लेकर के जरूर उनमें खामियां है। कोई ये जरूरी थोड़ी है कि वो उसमें आप छात्र भर्ती को अटकाने के लिए वहां कोर्ट में गए। ये बात बोलने की अच्छी नहीं है। दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन की है। आप उनको जो मैं कहना चाहूंगा कि उनका स्कोर इंप्रूव करने का मौका कहाँ है? क्या करेंगे उस स्कोर इंप्रूव करके? आज उस रीट में वो 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं, क्या अचार डालेंगे? क्या उसकी सब्जियां बेचेंगे उस स्कोर की, जब वो काम ही नहीं आएगा, जब उसको क्वालिफाइंग नेचर कर रहे हैं? और आप तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्वयं ने कहा कि हम क्वालिफाइंग नेचर नहीं करना चाहते हैं, आज क्यों करना चाह रहे हैं? और मैं उपेंद्र यादव जी से कहना चाहूंगा, वो बोल रहे हैं कि मैं इस भर्ती के अंदर कोर्ट से निकालने में बहुत आगे था, बहुत मेहनत करी थी। कोर्ट में बैठ करके आप लोग क्या सुन रहे थे? वहां पर क्या सुन रहे थे? आपको देख लीजिए जजमेंट में क्या कहा। आपको जरा भी याद नहीं है कि कोर्ट ने उसे एक और पेपर करवाने के मैटर में कोर्ट में सरकार ने क्या कहा था? आज उस बात को भूल गए आप क्या कहा था? और उस समय छात्र, आप अपने वीडियो में देख लीजिए, छात्रों ने जो मांग रखी थी तो आपने क्या कहा था उसमें? प्रक्रिया कोई भी पूरी नहीं होती है। और ये आपको मैं बता देता हूं, जो कुछ पॉइंट पर मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा। जो कह रहे हैं कि बाहरी राज्य का मामला, सिस्टम को चेंज करना है ना, राजस्थान जीके ऐड करने से बाहरी राज्यों का कोटा कम नहीं होता। आप में यदि ताकत है, और मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, यदि आपका यदि बाहरी राज्य का कोटा यदि राजस्थान सरकार की कांग्रेस सरकार यदि कम कर दे, यदि कोटा निर्धारित कर दे, तो गारंटी लेता हूं नहीं करेगी ये। और ये कोई राजस्थान जीके से कम ज्यादा नहीं होता। ये दुनिया को पागलपन कोई भी है, हर कोई बाहर से आकर के 6 महीने में राजस्थान जीके पढ़ लेता है, जिसको तैयारी करके देना होता है। तो उसमें कोई भारी कोटे, यदि कोटा आपको भारी कोटा निर्धारित करना है तो आप डायरेक्ट अपने मन से 12 महीने 2 साल से 3 साल से चिल्ला करके बोल रहे हैं, आप करवा लीजिए ना। कहाँ गए थे करवाने वाले? क्यों इसमें बहाना ढूंढ रहे हैं? उस कठपुतली के खेल पर आप नाचने की कोशिश कर रहे हैं। बाहरी राज्य का कुछ नहीं है। बात आती है पोस्टेड के मैटर के। पोस्टेड का मैटर वहां चला हुआ और सेम डिपार्टमेंट में एनओसी नहीं मिलती है। और पीछे भी जो मामला चला था तो उसमें रिट 2015 का सर्टिफिकेट तो वैसे भी एक्सपायर हो गया है। पोस्टेड के मैटर का मामला कहाँ आता है? कहाँ आता है पोस्टेड का मैटर? और उसमें वैसे भी तो उसमें आप में दम है तो आप सरकार से करवा लीजिए पोस्टेड के मैटर में कि भाई दोबारा एक बार सर्विस ले लिया, आज इतनी बेरोजगारी झेली जा रही है, आज इतना मैटर बढ़ता जा रहा है, तो आप एक नियम बना दीजिए। क्यों इस चीज के अंदर उन छात्रों के साथ आप खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जो सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं, मिस्टर उपेंद्र यादव जी, मेरा बात समझ लीजिएगा गौर करके। आप सिस्टम को बदल नहीं रहे, आप सिस्टम को सही नहीं कर रहे, आप सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं मैं इसी मंच से, इसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। आप क्या कर रहे हैं? भर्ती आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भर्तियां आज 2003 से पेंडिंग है, 6 से पेंडिंग है, 11 से पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग पड़ी है? आपने कभी विचार किया? आप क्या करते हैं? कोर्ट में मामला चल रहा है, आप इसे स्टे उठवा लीजिए और इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, और 2 साल बाद उसका फैसला अपोजिट में आता है तो बाद में उनको हटा नहीं सकते, दोबारा मामला पेंडिंग चलता रहता है, कंटेम्प्ट का मैटर चलता रहता है, मामला कभी पूरा होता नहीं। आप अपनी रोटियां सेक लेते हैं, भीड़ इकट्ठी करके उनको ज्वाइनिंग दिलवा देते हैं। एक बार ऐसी गवर्नमेंट में ऐसा करिए कि 5 साल में आप 3 साल में एक भर्ती पूरी मत करने दीजिए।
अपने आप इनको समझ में आ जाए कि सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज अपनी गाड़ी जाएगी। आप कोर्ट के अंदर हैं तो कोर्ट के अंदर चलने दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। 5 साल में कोई भर्ती प्रक्रिया मत होने दो, अपने आप अगली सरकार को समझ में आ जाएगी कि क्या करना चाहिए अपने को। ऐसे आप खुद स्वयं इस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के आधी अधूरी प्रक्रिया को और भर्तियों को पेंडिंग रखने का काम कर रहे हैं। स्टे हटवा दिया, उससे निकलवा लिया, छात्र कोर्ट में जा रहे हैं, आपने आधों को ज्वाइनिंग दिलवा दी, आधों का मामला पेंडिंग पड़ा है, नई भर्तियां निकाले, आप अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। भली बात आपको मालूम है, आप अपने संगठन पर सीबीआई जांच करवा लीजिए, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपका किराया कितना, महीने का 50,000 रुपए आप खुद बता चुके हैं। आप कौन लोग हैं जो आपको दान दाता देने वाले हैं? कभी आप पब्लिक में कर लीजिएगा कि पूरी बैलेंस शीट है आपके पास है, जो यदि आपका संगठन में रजिस्टर्ड है तो आपको मालूम है कि आप उनकी बैलेंस शीट जो टैक्स फाइल है वो आपको पूरी हिसाब किताब देते हैं जो पंजीयन विभाग को। आप एक बार जनता को खुलासा करिए, आपके पास कहां से ब्लैक का पैसा आता है। दुनिया को मालूम है, सीबीआई आपका फोन में रिकॉर्ड पर पूरी सीबीआई जांच करवा लीजिए, आप एसओजी जांच करवा लीजिए। पूरी आपकी राजनीति रोटियां सेकना और आपका धंधा है कि पैसा कमाना, वो आप कर रहे हैं भली भांति। और अपनी भीड़ इतनी, जो लोग गलत तरीके से भी चयन हो जाते हैं, जिनका एक बार लिस्ट में नाम दिख जाता है, वो ये ही करते हैं, ये पटन करके अपना नौकरी लग जाए। अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को 2 दिन वहां जाना है। और आप क्या करते हैं, लाइव से बंद करते हैं, आप तमाम चीजों से पैसा ऐंठने का भी काम करते हैं। आपको भली भांति मालूम है और आप बोल चुके हैं, आप दुनिया को ये बताएं मैं किसी प्रकार का पैसा नहीं लेता, सेवा नहीं करता। किसी दिन आप पैसा नहीं लेते और संगठन के कुछ भी नहीं करते, आप अपने आप को आईने में देख लीजिएगा। दूसरी बात, उपेंद्र यादव का जी मैंने रोल बता दिया, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कोई सिस्टम को बदलाव नहीं करना चाह रहे। यदि 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर रीट का होगा, आरटेट का होगा, उसमें कुछ खामियां रह जाएंगे आंसर की को लेकर के, कोर्ट में जाएगा। पता है इनके बोर्ड के अधिकारी क्या करते हैं, इनको ये नहीं मालूम कि रिप्रेशन का अर्थ दमन होता है, दबाव होता है। दुनिया की किसी बुक में उसका दमन दबाव अर्थ नहीं मिलता। ये दुनिया से कहां से उठा के लेकर के आते हैं और ये खुद अपने आरटीआई के जवाब में बदल जाते हैं। ये कितने लोग अनपढ़ लोग बैठे हैं, ये कैसी रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी बैठाते हैं, मुझे सब मालूम है। इनका खेल मुझे मत बताइएगा क्या जो चल रहा है इनका। आज तक मुझे 21 पेज के एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट गायब की भी इनकी नहीं मिली है, वो पेज खा करके बैठे हैं। जो इनका 2 पेपर हुआ, उसमें कुछ रिपोर्ट लेकर पर्सनल खामियों को लेकर के कोर्ट में जाएगा, मामला चलेगा 12-6 महीने और नेताजी अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे, बाहर निकाले। उसके बाद क्या होगा, एक और पेपर होगा, उसमें कुछ खामियां रहेंगी, उसके बाद वापस वो कोर्ट में जाएगा। सरकार कुछ नहीं करती, एक्सपर्ट पेपर में ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें खामियां नहीं रहती। मामला कोर्ट में नहीं जाता और इनको रिजल्ट बदलना पड़ता है हर बार। तो वो जाएगा, उसके बाद 12 महीने कोर्ट में चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। जिनके 59 मार्क्स आ गए, वो देखेंगे कि एक क्वेश्चन सही मिल जाए तो मैं ये पेपर क्लियर होते ही टीचर वाला पेपर देने के लिए लायक बना, वो सुप्रीम कोर्ट तक ताकत लगाएगा। तो उस मैटर को कौन कैसे अटकेगा? पूरे कांग्रेस सरकार का राज चला जाएगा 5 साल का। एक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। मैं इस मंच से खुलेआम चैलेंज करता हूँ, यदि हो जाए तो नहीं होगी और चलेगी वो 5 साल। उसके बाद क्या होगा, कांग्रेस सरकार बाय बाय, नई सरकार आएगी, नेताजी नया समर्थन देने के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे और बैठ जाएंगे, अपनी बात कहने लग जाएंगे। आप सभी को भली भांति पूरी चीजें मालूम है, मैं ज्यादा कमेंट करना अच्छा नहीं मानता, उनका अपना बिजनेस है, करने दीजिए। मैं आपको ज्यादा मैंने हाईकोर्ट में मैंने बहुत बड़ा मैटर है, आपको मालूम होगा, उसमें तमाम चीजें मैंने फाइलें हैं वो पढ़ने की कोशिश करी है। ये आज छात्रों से मुझे जो हाईकोर्ट के रिटर्न का जो मुझे आर्गुमेंट के जो तरीके हैं वो मुझे मिले थे। ये फाइलें बहुत बड़ी फाइलें, मैंने कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एडवोकेट जनरल साहब ने क्या कहा था वो मैंने बताया है और आज मैंने पूरी चीजें एनालिसिस की तरफ से मैंने बताने की कोशिश की है। मैं इन फाइलों का भी अध्ययन कर रहा हूँ और उसी के बाद इनको बताएंगे कि 2 पेपर कैसे होंगे। जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो उन्हें से मेरा निवेदन है कि यदि वो अपना रीट के बेसिस पर पेपर करवाना चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ट्वीट पर ट्वीट कीजिए। और रमेश सूर्य नाम से मेरा ट्विटर आईडी है और इस लिंक में ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप ट्वीट कीजिएगा और एक लेटर जो मैं ट्वीट करूंगा और उनको मेल करूंगा जो इस तथ्य के साथ आपने ही क्या कहा था कोर्ट में, तमाम चीजें लिख करके रीट के बेसिस पर ही प्रथम लेवल की हो। मुझे सेकेंड लेवल में कोई मतलब नहीं है, क्या डिग्रियों का मामला है, प्रथम लेवल का मामला है, उसी में सेकंड लेवल में कुछ खामियां उनको आप दूर करिए। किसी को क्या दिक्कत है, उसका तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं, सेकंड लेवल का मामला फर्स्ट लेवल का गया है, दिक्कत फर्स्ट लेवल की है, उसमें आपको कुछ भी करिए पॉलिसी में। तो जो है वो उस लेटर को आप बाई पोस्ट भी आप शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भेजिए स्पीड पोस्ट से
और उनको मेल करिए, उनको ट्वीट करिए और अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करिए। क्या पता कांग्रेस सरकार को कोर्ट जाने से पहले ही समझ में आ जाए कि अपने को क्या करना चाहिए। ये नेता तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सभी को मालूम है। और ये एक्सपर्ट कमेटी के नाम पर आज मुझे किसी को मालूम हो नौकरी लग गए होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, 31,000 लोग लग गए होंगे। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि वो लोग एक बार आए और मेरे से मिले। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं, क्या उन्होंने आंसर की बनाई, कैसे उनके एक्सपर्ट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाले वो उनके प्रोफेसर और जो प्रिंसिपल हैं जो आंसर की डिसाइड करने वाले, दुनिया के माने जाने हार्वर्ड गार्डनर जैसे वैज्ञानिक, यहाँ वालों की तो औकात नहीं है कि कोई नया इंटेलिजेंस का थ्योरी सुझा दे, डिस्कवर कर दे। जो डिस्कवर किया उन लोगों को फेल कर रहे हैं। जरा सी शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को और इन नेताओं को। क्या कह रहे हैं, क्या आर्गुमेंट और इनका क्या है। तो इसी के साथ मैं मेरी बात को मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। और जो मेरे इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने तमाम तरीकों से, मैंने तमाम एंगल से अपनी बात रखने की कोशिश की है। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई आपको कमी या इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना हो, कुछ बताना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जो एडवोकेट जनरल साहब ने अपनी क्या बात कही, एडवोकेट जनरल साहब कांग्रेस सरकार के जो उन्हीं निर्देशों के हिसाब से मैं ये बात कह देना चाहता हूँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के पास जब छात्र गए थे कि साहब इसमें नॉर्मलाइजेशन करवा लीजिए और इसमें देखो 60-40 का 60 और 38% का 38% ही 17 वाले पास हो रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, यही है। तो सचिन पायलट जी ने उसी समय कहा था मैं सैद्धांतिक रूप से आपके साथ हूँ, ये चीज तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बट उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ आपको सभी को मालूम है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो सुशील शर्मा जी ने जो लेटर लिखा था राज्य निर्वाचन आयोग को, वो जो नॉर्मलाइजेशन का जो छात्र केस लड़ रहे थे, उन्हीं छात्रों ने अशोक गहलोत जी के घर जाकर के और उनको पत्र दिया था, उन्होंने लिखवाया था। वही लोग अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा था कि ये टेट ही होना चाहिए, भाजपा सरकार ने गलत किया, हम आपके साथ हैं। उसके बाद इनके पास क्या राजनीति रोटियां सेकी, बेरोजगार नेताओं ने क्या किया और उन अधिकारियों बेरोजगार नेताओं की मिली भगत थी उन शिक्षा विभाग के और बोर्ड के अधिकारियों के साथ। उनका क्या कमीशन था, क्या इनका घालमेल था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे संदेशा है जांच होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों ने नेताओं को ज्ञान दिया, क्योंकि आरएस और सेक्रेटरी और आईएएस अधिकारियों से ही राय लेते हैं नेता लोग। तो जो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उनको क्या है कि उनकी मिली भगत थी, उनकी चाशनी थी, वो खाई भी थी, तो उनको तो उसी हिसाब से राय देनी थी। और उनकी कहां से मिली भगत थी सबको मालूम है। तो इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैटर बहुत लंबा है, इसका मैं अभी भी एनालिसिस कर रहा हूँ। और अभी मुझे 23 जून को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुलाया है, उसमें 21 पेज गाइड हुए, उसी मैटर को